हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं। सर अपन ने एमटीपी 1 सॉल्व कर ली, आरटीपी सॉल्व कर ली। अब एमटीपी 2 देख लेते हैं सर। जो 2 सीरीज है उसके आज अपन केस सिनेरियो और एमसीक्यू तो कंप्लीट करते हैं। कल फिर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो और आराम से साथ बैठ के सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। सर केस सिनेरियो का नियम मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले आके नीचे पढ़ लो सर, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी होती है सर कि हमें सोचना क्या है ऊपर, और उससे आंसर थॉट प्रोसेस अच्छे होते हैं और आंसर सही आते हैं सर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन 1 to 5 कैरिंग ईच मार्क्स। ठीक है, देखो आपको ये दिया हुआ है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट ऑन द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन द फॉलोइंग रेट्स। ठीक है भाई, ये दिया हुआ रेट्स। All the amount given are exclusive of GST wherever applicable, unless otherwise specified, provided there is no outward or inward transaction apart from the aforesaid mentioned transactions. ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, बहुत अच्छी है सर। डेफिनेटली एग्जाम में आंसर्स आएंगे। सबसे पहला पूछा सर, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय सम्राट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, एक तो ये हमसे जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव। वो तो हमें देखना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहता है सर, जिसमें अंडर रिवर्स चार्ट पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी पूछा है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है सर कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगी कि नहीं, जीएसटी पेड बाय सम्राट ऑन द टैक्स पेबल ऑफ रुपीज 1 लाख चार्ज बाय द होटल ब्लू प्रिंस लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर ए स्टे। ये पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो आओ सर ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें समझ आ गया हमसे क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो। मिस्टर सम्राट, प्रोप्राइटर ऑफ द corporate LINC enterprises established in trading of office stationery item in its stationery store located in Salt Lake City, Kolkata. ठीक है, the said store is taken on lease from Kolkata Municipal Corporation. Oh my God, सर ये गवर्नमेंट से रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है सर। अब अगर ये सम्राट प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हुआ तो रिवर्स चार्ज गया, नहीं तो नहीं आएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। अभी तो रजिस्टर्ड वाली कुछ बात बताया नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है सर, सिर्फ प्रोप्राइटर बोल के छोड़ दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर ऑफ द कॉर्पोरेशन एलएनसी एंटरप्राइजेज वाज 14 लाख। पिछले साल इसका टर्नओवर 14 लाख था, तो पिछले साल तो रजिस्टर्ड ही नहीं था सर। मिस्टर सम्राट सप्लाइड गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर ही काम करता है सर, ध्यान रखिएगा। बट परचेजेज स्टेशनरी आइटम मोस्टली फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, कहीं से भी परचेज कर कंपोजिशन स्कीम तो ले सकता है। He owns a duplex house in Newtown, Kolkata. He stays on the ground floor and has let out the first floor to the employee of the IDICI Bank, registered in Delhi for residential purpose. ठीक है, एम्प्लॉय क्यों दिया है? रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है। ठीक है, द रेंट फॉर द सेम इज पेड बाय द IDICI बैंक टू मिस्टर सम्राट। बैंक उनका रेंट पे करता है जो एम्प्लॉयज रहते हैं उसका। During the financial year 24-25, he applied for the GST registration on voluntary basis. लो भैया जी, वॉलेंट्री बेसिस में रजिस्टर किया ऑन 2 अप्रैल 2024 एंड रजिस्ट्रेशन इसको ग्रांट हुए 9 अप्रैल से। तो हम तो पढ़ के आए हैं सर, सेक्शन 18 पिक्चर में आता है, जिस दिन इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है उसके एक दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक जितने भी इनपुट है उसके क्रेडिट ले लेना। ये ध्यान रखने वाली बात। द डिटेल ऑफ द स्टॉक पोजीशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज अंडर। कॉर्पोरेट स्टेशनरी आइटम परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर 2 अप्रैल और 8 अप्रैल, 1 साल पहले तक के जितने भी इनपुट है उसकी क्रेडिट मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स, पीरियोडिकल, जनरल, न्यूज़पेपर, मैप्स दिया हुआ है। ठीक है, द डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मिस्टर सम्राट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एज फर्निश्ड। तो ये आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का पूरा डिटेल प्रोवाइड किया। हमसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। हमसे पहला क्वेश्चन तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूछा था, ये मत भूल जाना। क्योंकि मैं इसलिए जाके नीचे पढ़ा क्योंकि ये बता रहा है सर कि ये सब ट्रांजेक्शन सम्राट ने करंट ईयर में किया है, तो करंट ईयर में मेरे को वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई चाहिए ना सर। तो देखो, सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक और 9 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि 9 अप्रैल से सर ये रजिस्टर्ड हो गया है, तो 84 लाख का। ठीक है, सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम 14 लाख का। ये इस टाइम पीरियड पे रजिस्टर्ड है, यहां पर रजिस्टर हुआ नहीं है सर, ध्यान रखना सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगल फीस पेड टू एन एडवोकेट इन कोलकाता
सर बिजनेस एंटिटी नहीं है, बिजनेस एंटिटी होता टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सीड करता। चलो आप एक चीज बोल सकते थे सर बिजनेस एंटिटी तो हो जाएगा ना सर, कॉर्पोरेट एलएनसी एंटरप्राइजेस है। मैं बोला ओके बिजनेस एंटिटी हो गया, बट क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड किया था? नहीं किया था। करता ना तो मैं इसको रिवर्स चार्ज में लेता, ये नहीं आएगा रिवर्स चार्ज में। आगे देखो, परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, इंटरेस्ट रेट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से लिए तो हम जीएसटी पे करके आए होंगे, क्रेडिट ले लेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन हिज ओन ऑफिस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ कोलकाता, सर रिवर्स चार्ज की बात नहीं है, क्रेडिट की तो बात ही नहीं है। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, लीज रेंट ऑफ द स्टेशनरी स्टोर पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यही तो बोला था, यही तो रिवर्स चार्ज में जाएगा, क्योंकि ये बंदा अब रजिस्टर्ड हो गया है। और सर हम पढ़ क्या है कि अगर गवर्नमेंट रेंटिंग सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन देगा, ये तो गया रिवर्स चार्ज। अगला, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गट्टी ट्रांसपोर्टर अ जीटीए इन कोलकाता who has not exercised the option to pay tax itself, लो ये भी रिवर्स चार्ज में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, सर ये नहीं आता वैल्यू में। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी नहीं आता। रेंट रिसीव फ्रॉम आईडीआईसीआई बैंक, ये कैसे कैसे नाम रखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक नहीं कर सकते थे, आईडीआईसीआई बैंक फॉर इट्स एम्प्लॉइज, ये रेंट रिसीव किया सर, ठीक है। हमने पढ़ा था सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एग्जेम्प्ट होता है, ये तो हम पढ़ के आए हैं सर, ठीक है। तो हमसे तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूछा था ना, तो आउटवर्ड सप्लाई तो यही तो दिखा सर मेरे को, तो 98 हो गया सर, पहला आंसर मिल गया, लो। फिर क्वेश्चन ये था सर कि बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, देखो भाई क्या बोल रहा है, मिस्टर सम्राट कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपल्शन स्कीम, ये गलत है। इज एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी हेल्ड इन स्टॉक इन 1 अप्रैल, नहीं सर, हम तो बोले थे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक। Shall be liable to pay GST under reverse charge under section 94 of the CGST Act in respect of the purchases made from unregistered person, है ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। Mr. Samrat is entitled to take ITC of input held in stock on 8 अप्रैल, यही तो बात है सर, इसी के लिए तो सेक्शन 18 पिक्चर में आया था सर। फिर हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में पे करने वाली बात है, तो रिवर्स चार्ज में तो ये दो आए थे सर, 1.2 और 1.5 दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.7, लो भैया आंसर 2.7। which of the following inward supply is not liable to pay tax under reverse charge, तो नॉट लाइबल बोल रहा है ना सर। देखो शॉप रेंट पे टू केएमसी, ये तो रिवर्स चार्ज में था। लीगल फीस ये नहीं था रिवर्स चार्ज में। परचेज ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी रिवर्स चार्ज में नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये तो रिवर्स चार्ज में था सर, तो यही दो तो हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड, मतलब सी ऑप्शन। फिर हमसे पूछा सर कि अच्छा इसमें एक नीचे एक पॉइंट बच गया था जो हमारा पढ़ना बचा था, देखो मिस्टर सम्राट वेंट टू मुंबई महाराष्ट्र फॉर अ बिजनेस मीटिंग इन Feb 2025 and stayed in a hotel Blue Pines for a week. Hotel charges were rupees 1 lakh for the stay. सर सेक्शन 17(5) बीच में ले आओ ना सर, और सेक्शन 17(5) ब्लॉक करता है सर, क्रेडिट नहीं मिलेगी इसकी, क्रेडिट सर इसकी क्रेडिट तो नहीं ले सकते आप। समझ आए, फर्स्ट केस सिनेरियो समझ आया, क्लियर हुआ सबके दिमाग में बैठा। और सेकंड केस सिनेरियो देखते हैं, देखो सेकंड केस सिनेरियो, नीचे स्टार्ट करते हैं, तरीका वही है सर, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो हमसे चाहता क्या है। नोट में देखो, ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स रेट ऑफ मिस्टर अंशुल फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड इज निल, ओपनिंग द निल है, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर आईटीसी, ठीक है, ये मंथली बेसिस में रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। आओ देखो, assuming that the current financial year is the financial year 23-24, Mr. Anshul is required to maintain and retain the books of accounts for the said sir 72 months from the due date of filing of annual return, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी सर 31 दिसंबर 2024, इससे 6 साल गिन लो सर, तो 31 दिसंबर 30, ये तो बिना ऊपर पड़े आ गया आंसर, नाइस। अगला देखो, हमसे एग्रीगेट टर्नओवर जा रहा है, जानना चाहता है सर करंट फाइनेंशियल ईयर का, टैक्सेबल टर्नओवर भी जानना चाहता है, ध्यान रखिएगा सर। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड एज सप्लाई, ऊपर पढ़ के पता चलेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अंशुल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर,
ठीक है भाई, चलो कहानी बढ़ती है आगे, पढ़ते हैं केस सिनेरियो। Mr. Anshul registered under GST is a practicing chartered accountant who is supplying the services in the field of auditing and assurance. His earning during the current financial year are as follows. Income from auditing and assurance services provided during the year दिया हुआ है 1 crore 86 lakh, बाप रे बाप। Income from acting as an examiner from the ICSI not on their rolls in the month of June. सर ये तो इनकम एग्जेम्प्ट होती है सर। Services provided to an educational institution in relation of conduct of examination, ये तो exempt है। Rental income from the commercial property during the year 13,90,000। सर जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा तो एग्जेम्प्ट भी आता है, तो 1 crore 86 lakh, अबे 1 crore 86 lakh प्लस 2,50,000 प्लस 13,90,000, ठीक है। ये आ रहा है सर मेरा 2024, 1 2 3 4, आगे पढ़ लेते सर, और कुछ तो नहीं दिए। Further, in the month of April, Mr. Anshul purchased 10 computers at a price of 25,000 each for his office, as a new staff has been recruited by his HR team and has availed and utilized the ITC on the same. ये तो क्रेडिट वाली कहानी हो गई, ठीक है। मेरे को तो टर्नओवर जानना था सर। On 31st October, out of this 10 computer, Mr. Anshul donated 2 computer। ओ भाई, शेड्यूल 1 पिक्चर में आ गया सर, शेड्यूल 1 पिक्चर में आ गया, और वो ये बोलता है टू अ ब्लाइंड स्कूल विद इन द स्टेट। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कंप्यूटर इज ऑन 31st October इज 10,000। सर क्या आपने आईटीसी क्लेम किया सर? यस, मैंने आईटीसी क्लेम किया। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट है सर। क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? हाँ सप्लाई माना जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या लिया जाएगा सर? ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि यही अवेलेबल है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं हमारे पास। रूल्स पढ़े ना सर, ओपन मार्केट वैल्यू पहली प्रायोरिटी है सर। तो 2 कंप्यूटर दिए ना, तो प्लस कर लो 20,000 और इसमें, तो ये प्लस किया 20,000 और, तो ये 2 crore 26 लाख 26,000 आ रहा है, 2 crore 26,000, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ मिस्टर अंशुल बिलेटेडली फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। नेट जीएसटी लायबिलिटी के लिए ये दिया हुआ है, तो हमें पहले तो ये मिल गया, एग्रीगेट टर्नओवर मिला मेरे को ये 2 crore 26,000, ठीक है। टोटल टैक्सेबल टर्नओवर बोला, तो टैक्सेबल के लिए सर मैं इसमें से क्या करूंगा, ये एग्जेम्प्ट वाली को हटा दूंगा, माइनस कर लो। अरे यार ये क्या हो गया, माइनस 2,50,000, तो ये आ रहा है सर 2 crore 10,000, 2 crore 10,000, ये टैक्सेबल वाली आ गई सर। फिर पूछा था विच ट्रांजेक्शंस आर कंसिडर्ड एज सप्लाई। सर सप्लाई तो सर्विसेज जो मैं आईसीएसआई जो दे रहा हूं, या रेंटल इनकम है, या फिर डोनेशन जो दे रहा हूं, ये सभी सप्लाई है सर, सभी सप्लाई है। कुछ एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं है। फिर इंटरेस्ट लायबिलिटी की बात है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी के लिए तो हमने पढ़ा सर कि मिस्टर अंशुल बिलेटेडली फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाय 5 days। नेट जीएसटी लायबिलिटी 1,80,000, ग्रॉस 2 लाख। ग्रॉस से मतलब नहीं होता सर, नेट पे इंटरेस्ट होता है, इनटू 18% इनटू 5 days डिवाइडेड बाय डे कितने लेने भाई, 360 की 365, ये तो दिया है सर। कंसीडर द ईयर टू बी 365, तो कर लो इसको 365 से, तो ये कितना आ जाएगा 1,80,000 इंटू 18% इंटू 5 डिवाइड बाय 365, ये आ रहा है सर 443.8, मतलब 444 कर लो। ये इसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी आ गई, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें प्यार से बोला है सर कि इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अंशुल 444, ही कैन पे द सेम यूजिंग इनपुट टैक्स रेट। गलत, cannot utilize the input tax rate for the payment of same, he need to pay in cash, यही सही है सर। इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैश पे जाती है सर, आया समझ? ये हमारे 2 केस सिनेरियो हो गए। थर्ड देखो थर्ड केस सिनेरियो, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन में बोला है सर ऑल इनवर्ट एंड आउटपुट सप्लाई 18% है, ओपनिंग बैलेंस निल है, ठीक है, सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ओके फाइन। क्वेश्चन देखो, द नेट जीएसटी लायबिलिटी, वाह, पहला ही नेट जीएसटी लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पूछ रहा है सर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू शिवम ट्रांस ट्रेडर्स अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंस शेल बी डैश, वो तो अपन को पढ़ना पड़ेगा सर, होटल बुकिंग एक्सपेंस से रिलेटेड बातें हैं सर। और व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ शो कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी इनवेडेंटली चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन द गुड्स इन जुलाई एज्यूमिंग दैट शिवम ट्रेडर डज नॉट डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। अगर ये चाहे तो ये बिना ऊपर पढ़े भी हमें पता चलता है सर कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी। अगर हमने किसी से जीएसटी कलेक्ट कर लिया जबकि कलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो ये हमारे पास कोई टाइम पीरियड नहीं है सर कि हमको उसको गवर्नमेंट के पास जमा करना है सर, ठीक है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है।
तो आगे आओ बढ़ते हैं, केस सिनेरियो पढ़ते हैं। देखो, शिवम ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म in Jaipur, Rajasthan. The firm has opted GST registration at its head office in Jaipur and is a monthly return filer. Further, the firm is having its depot for storage of goods in other district in Rajasthan. The depot are added as additional place of business in the GST registration obtained at HO. Following details are provided about the firm for the month of July. ठीक है भाई। शिवम ट्रेडर्स रिसीव गुड्स वर्थ 5 लाख फॉर विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। खुद से बोल दिया तो 5 लाख का 18% मतलब 90,000 जो रिवर्स चार्ज है। द गुड्स वेर रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई, इनवॉइस 24 जुलाई, 24 जुलाई से 31 डेज 31 डेज काउंट करोगे एंड पेमेंट हुआ है 30 जुलाई को, अकाउंटेंट ने एंट्री मारा है 1 अगस्त को। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में विचेवर इज अर्लियर होता है, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में विचेवर इज अर्लियर, ऑब्वियस सी बात है 25 जुलाई आएगा। तो 90,000 एक तो पे करना है सर कैश लेजर से, ठीक है। In the month of July, Shivam Traders issued voucher worth 2 lakh to its customer, which are eligible to be redeemed against identified goods. सर आइडेंटिफाइड है सर, तो आइडेंटिफाइड केस में क्या होता है सर, जिस दिन इशू किया वाउचर उसी दिन सर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है, तो ये 36,000 की लाइबिलिटी है सर। Also, certain set of customer were issued voucher 5 lakh in the month of August. The said voucher were eligible to be redeemed against any supply of goods in the next 6 months. सर ये वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो ये वाउचर जब रिडीम होंगे तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो अभी तो छोड़ दो सर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अजय पार्टनर इन द फर्म बुक्ड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। भैया डॉटर आ गया सर, डॉटर पर्सनल पर्पस है, तो सर उस केस में तो जीएसटी की बात ही नहीं है सर, पर्सनल पर्पस सेक्शन 17(5) घंटा ब्लॉक, सर घंटा क्रेडिट मिलेगी, ब्लॉक्ड है। देयर विल बी नो चेंज इवन इफ द लोकेटेड होटल लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ब्लॉक्ड है। एक आंसर तो मिल गया। शिवम ट्रेडर मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 25 लाख ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। आउट ऑफ द एफोर्सेड सप्लाई गुड्स वर्थ 5 लाख वर नॉट लायबल टू जीएसटी। तो गुड्स लायबल टू जीएसटी कितना है 20 लाख, इसका 18% कितना होगा सर 3,60,000। However, Shivam Traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from the customer. तो क्या इसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? Yes, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और इसके लिए टाइम पीरियड भी नहीं है सर, ठीक है। तो ये 3,60,000 प्लस 90,000 प्लस 36,000, ये 4,86,000 आ रहा है सर नेट जीएसटी लाइबिलिटी। और ये तो मिल गया था हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया सर। मेरे हिसाब से तो ये केस सिनेरियो इजी था, इतना कुछ रॉकेट साइंस टफ नहीं था सर। और नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। एक्स एन स्लेज इंडिया लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम यूएसए बाय सी। द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वाज 7,50,000, ड्यूटी पेबल वाज 1,50,000। Company filed bill of entry for home consumption, but before inspection and clearance for the home consumption, it was found that goods were damaged. The proper officer also agreed about the damage about the goods. ठीक है, the value of the goods came down to only 1,50,000. सर 1,50,000 का टैक्स लगा था 7,50,000 की वैल्यू ऑफ गुड्स में, तो सर जब गुड्स की वैल्यू 1,50,000 बची तो टैक्स कितना होगा करना पड़ेगा 1,50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 1,50,000, ये आ रहा है सर 30,000। लो भाई सिंपल। अगला देखो, Paridhi Limited sent certain goods abroad for repair. Paridhi Limited has advised by their consultant that they have to pay custom duty. That is basic custom duty, IGST, CGST compensation cess only on the fair cost of repair, cost of material used in the repair, whether such costs are actually incurred or not. Freight and insurance charges both pays on re-import of exported goods under this circular notification, provided they fulfill the condition. कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? क्या गुड्स को री इंपोर्ट करना पड़ता है 3 इयर्स के अंदर? यस सर। क्या एक्सपोर्टर और इंपोर्टर सेम होना चाहिए? यस, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है और री इंपोर्ट कर रहा है वो पर्सन सेम होना चाहिए और गुड्स भी सेम होना चाहिए सर, ठीक है। ओनरशिप उसकी चेंज नहीं होना चाहिए सर, तो तीनों पॉइंट हो जाएगा सर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जितना कॉस्ट ऑफ रिपेयर वगैरह है उसी पे आपको पे करना पड़ेगा सर। समझ आया? ये हमने सर एमसीक्यू केस सिनेरियो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे सर, ताकि हमारा एमटीपी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फाइनल वाला, ताकि आपको बहुत हेल्प हो, ठीक। चलो, थैंक यू।